है ना। अपन पढ़ रहे थे, मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों में राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये पढ़ रहे थे। इसमें हमने मूल अधिकार सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन अंतिम जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और सबसे खास बात यही है मूल अधिकारों की, भारत के संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो हमने मूल अधिकारों में ही रखा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मूल अधिकार जो है वो तब तक एक संवैधानिक घोषणा मात्र है जब तक उनकी उपचार की व्यवस्था मूल अधिकारों में ना किया जाए। ठीक है। और उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, क्या कहा है अनुच्छेद 32 को, इन्होंने कहा कि अगर मूल अधिकारों से बाहर इसको रखेंगे तो मूल अधिकारों को जितना इन्फोर्समेंट न्यायालय के द्वारा बनाया जाना है उतना बना नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे खूबसूरती भारत के जो मूल अधिकार हैं संविधान में उनकी यही है कि अनुच्छेद 32 जो मूल अधिकारों की श्रेणी में रखते हुए इन्होंने संवैधानिक उपचार दिए हैं, साथ में उपचारों की क्या की है, व्यवस्था की है। एक व्यक्ति हुए थे गजेंद्र गडकर, उन्होंने भी कहा है इसके बारे में कि प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है अनुच्छेद 32। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है ना। और मूल अधिकार वैसे ही हमने कह रखा है संविधान में कि भाई अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं किया गया है। अब परिभाषित नहीं किया गया है, अगर ये संवैधानिक उपचारों वाला अधिकार अगर मूल अधिकारों में नहीं रखते तो इतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता ये वाली बात। क्योंकि हमने कहा था ना कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है न्यायालय। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, और हाई कोर्ट की बात करें तो 6 प्रकार की जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट रिट के मामले में मना कर सकता है क्योंकि 226 अनुच्छेद मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। और अनुच्छेद 32 जो है हमने पढ़ा है कि 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों में आते हैं, और किसी भी प्रकार के मामले में न्यायालय इनको लेके मना नहीं कर सकता। सुनना ही पड़ेगा ये मामला, क्योंकि ये मामला कैसा है, मूल अधिकारों का मामला है। ठीक है ना। क्या आता है सुप्रीम कोर्ट, किसने कह दिया, 124 से 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है, पढ़ेंगे अपन। ठीक है। 324 में निर्वाचन आयोग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का। फिर 148 से 151 के बीच में कौन आ जाता है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, बिल्कुल। और फिर वापस 152 से शुरू हो जाता है आपका राज्य सरकार। और राज्य सरकार चलती है, वो चलती है 152 से लेकर 237 तक। ठीक है ना। तो उसमें 6 पार्ट देखते हैं, 6 अध्याय केंद्र सरकार वाले में, राज्य सरकार वाले में, और उसमें 5 अध्याय। भाग कौन से में, भाग 5 में। तो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। आपको वैसे मैंने भाग करवा रखे हैं, और ये भाग इसीलिए करवाए थे कि आप लोगों की नींव, आपके पास इतना मैटर है अब तक करवाया उसमें, उसमें बहुत कुछ आप सीख सकते हो। अभी भी उन चीजों को ढंग से पढ़ो, समझो ना, तो आगे की बहुत सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। एक तरीके का फ्रेमवर्क बनवाया था, वैसे आपके सिलेबस में वो चीज़ थी नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वो चीज़ आपको अलग से करवाई ताकि आपको एक पता लगे मुख्य रूप से कि भाई संविधान के 22 भाग हैं, कौन से भाग में किस प्रकार की बात की गई है, किसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। उस चीज़ को ढंग से देखोगे ना आप, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि पढ़ाने को आगे सरकार पढ़ाना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली बात ध्यान में रखनी है, बाकी एकदम आसान है, ईजी है। कोई जरूरी नहीं है, अपने को पूरे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अपने को भाग 5 और भाग 6 पढ़ना है, भाग 6 पढ़ना है। और भाग 5 और 6 पढ़ोगे ना, उसमें ऑलमोस्ट सारा आ जाएगा लगभग। क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, और शक्तियां उसमें क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। और उसके कुछ एक आयोग हैं संविधान में जो दे रखे हैं। तो उसमें 2 प्रकार के आयोग हैं, एक तो संवैधानिक आयोग है और एक गैर संवैधानिक आयोग है। और संवैधानिक आयोग भी 2 प्रकार के हैं, एक तो
संविधान में मूलतः थे और एक बाद में जोड़े गए, संविधानोत्तर बोलते हैं उनको, संविधान के बाद, या संविधान पूर्वोत्तर, संविधान से पूर्व में। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक आयोग है, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया संविधान में। बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जरूरत बाद में पड़ी है। एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राज्य वित्त आयोग, वो भी बाद में जोड़ा गया संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में बहुत सारे संविधानेतर आयोग, संविधान में जो मुख्य रूप से शुरुआत में थे वो आयोग कौन कौन से हैं। जैसे अपन यूपीएससी की बात करें जो अपने सिलेबस में है नहीं, जैसे बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की अपन बात करें तो वो अपने सिलेबस में है। जैसे बात करें राज्य केंद्रीय वित्त आयोग की तो अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो मूल संविधान में था। लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन, जब बजट पढ़ते हैं वहाँ पर थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं वित्त आयोग की। और या फिर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन कहते हैं कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। कैसी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। तो उनमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, अलग से पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे हो ना, पूरी चीजों को पढ़ोगे ना, पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें अपने को। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट को ढंग से अगर टेक्निकल तरीके से समझोगे ना तो इसमें आप इतने अच्छे हो जाओगे, इतने पारंगत हो जाओगे, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। हाँ, ध्यान से पढ़ना है आपको, और अगर ध्यान से समझा पढ़ा नहीं ना तो सारा सिस्टम ऊपर की जाएगा। हाँ, नहीं फिर भी कई कॉन्सेप्ट के अच्छे प्रश्न आते हैं इसमें, ठीक है ना, वो प्रश्न फिर नहीं होंगे आपसे। क्या आया था, बहुत क्या है, आती है, सब आधार है, ये आपके सिविल सर्विस का आधार है ये सब्जेक्ट। और आपको पता होगा ये जो आपके जो मेंस का जो पेपर है उसमें लगभग 65 से 70 या 75 जो नंबर का जो आता है मामला वो इसी से आता है। और बड़ा टेक्निकल मामला आता है, टेक्निक कॉन्सेप्ट के प्रश्न आते हैं, देखना आप पेपर देखना पुराने, ठीक है ना, पूछे हुए प्रश्न। और वो प्रश्न अगर आप करोगे, बहुत सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा भी, कोशिश रहेगी अगर मेंस की अगर रणनीति बनती है तो उसके अकॉर्डिंग। और हाँ, तो वो तो आनी है, पहले देना पड़ेगा इनको, कोई इलाज नहीं है। अगर उसकी स्ट्रेटजी बनती है तो उस हिसाब से अपन क्वेश्चन कर लेंगे, सिलेबस सब तो हम लगभग कर चुके होंगे, कोई थोड़ी बहुत चीजें रहेंगी उनको देख लेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चनों पर उस प्रकार से डील करना है, ऐसे उत्तर देने हैं इनके, ठीक है ना, वो पता होना जरूरी है। कई बार क्या एक ही बात एक ही होती है और अपन समझ कुछ और जाते हैं, और फालतू का जरा आपने लिखना नहीं है, अपने को बस सटीक बात लिखनी है, ठीक है ना, और सटीक बात लिखनी है। और कोई इतना ज्यादा फर्क उसका राइटिंग का भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जबरदस्त राइटिंग है वो भी अगर स्पीड बढ़ाएगा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाएगी उसकी भी। और अपन हमेशा से स्पीड में लिखते आ रहे हैं, तो हमारी तो हमेशा से ही वैसी ही है, जैसी जमा के लिखेंगे तो भी वैसी आएगी और अपने फ्लो में लिखेंगे तो भी वैसी आएगी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा जरूरी है, स्पष्टीकरण जरूरी है, अगले को पता लगना चाहिए कि ये लिखा क्या शब्द है, ठीक है ना। पता चला कि भाई ये शब्द पता ही नहीं चला, कई बार ऐसा हमें खुद को लगता है, कई बार हम नोट्स बना लेते हैं और थोड़े दिन बाद उस नोट्सों को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में मेरे ही बनाए हुए हैं क्या, ये किसी और के तो नहीं है बनाए हुए, क्योंकि कई बार खुद के लिखे शब्दों को अपन नहीं समझ पाते, होता है ऐसा, ये चीजें बाद की है, ठीक है ना। हाँ, बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं, देखो मूल अधिकार में वापस लिख रहा हूं एक बार पूरे, हमने पढ़ा है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसकी बात की हमने 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता की बात करें, अधिकार 19 से 22 के बीच में देखा है हमने। फिर हमने देखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो आपके ना आपको याद होनी चाहिए। ये देखो अनुच्छेद कहते हैं ना, याद नहीं होते, अनुच्छेद इसी तरीके से याद किए जाते हैं टुकड़ों में, एक साथ तो कोई चीज याद होती नहीं है। अगर आपको टुकड़ों में भी याद है ना, टुकड़ों में मतलब पार्ट पता है ना, तो ऑप्शन होते हैं आपके पास 4,
पता लग जाता है कि इस प्रकार से उत्तर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको एक बात है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको कि इस प्रकार का क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24। फिर हमने पढ़ा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 और 25 से कहां तक है, 28 के बीच। फिर पढ़ा है हमने संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें 29 और 30 शामिल है। और लास्ट देखा था हमने, देखा था नहीं, देखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये देखा था हमने अनुच्छेद 32 में। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अपने को संविधान के भाग पता है, आपको जो भाग करवाए ना वो बहुत बड़ा सारा बनने वाले हैं आपके। जैसे क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत आपको ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया मान लो, अनुच्छेद 78, बी ऑप्शन दे दिया अनुच्छेद 153, सी ऑप्शन दे दिया अनुच्छेद 148 और डी ऑप्शन दे दिया आपको अनुच्छेद 124। अब देखो इसमें आप लोगों को आगे जब ये पढ़ाऊंगा चैप्टर तो इसमें और ज्यादा इसको क्लासिफाई कर देंगे अपन। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, भाग करवा रखे संविधान का भाग 5। भाग 5 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर किसके बीच में है, 151 के बीच में। किसके बीच में है, 151 के बीच में। अब देखो हमें पता है कि भाग 5 केंद्र सरकार की बात हो रही है और केंद्र सरकार में नियंत्रक मालिका परीक्षक होता है, उसी का ही पार्ट है। तो सबसे पहली बात ये तो अपना क्या हो गया, कैंसिल हो ही गया। अब ऑप्शन कितने बचे हमारे पास, 3 ऑप्शन बचे हैं। दूसरी बात, इसके भी हमने कितने पार्ट कर रखे हैं, 5 पार्ट कर रखे हैं। कितने पार्ट कर रखे हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब ये पढ़ाऊंगा पूरा ऐसे बताऊंगा। सबसे पहला हमने रख रखा है राष्ट्रपति को। किसको रखा है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक है, 62 तक है। हमें पता है कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में किसका प्रावधान पढ़ेंगे अपन, राष्ट्रपति का पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बाद में कौन आता है, उपराष्ट्रपति। कौन आता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 73 से लेकर आपके आता है 69 तक। कितना तक आता है, और आपके 70, 71 और 72 इसमें राष्ट्रपति की शक्ति आ जाती है। ये दोनों इन दोनों पदों से संबंधित है, पता है हमें। अब यहां पर बात होती है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की। तो अनुच्छेद 74 है और 75 है और 78 है।
ठीक है, 74, 75 और कौन सा हो गया, 78 हो गया। अब यहां पर अपन बात करें, यहां पर एक बार 77 और ले लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं, 77। वैसे 77 कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है कि भारत की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम होगी, राष्ट्रपति के नाम होगी। ये भी इसमें इसकी यहाँ पर चला जाता है। फिर अगला जो अगर अपन बात करें तो वो किसका आता है, आपके यहाँ पर 78, 79 फिर आता है संसद। किसकी बात करें, 79 से शुरू होता है संसद और कहाँ तक आता है संसद, 122 तक आता है संसद। और फिर वापस अपन बात करें तो 123 में वापस 123 जो है वो किसके पास चला जाता है, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। और फिर शुरू होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर कहाँ तक आता है, 147 तक आता है। और फिर आपका केग आता है। और केग की अगर अपन बात करें तो ये 148 से लेकर कहाँ तक आता है, 151 तक आता है। अगर अपने को ये फ्रेम, अपने को कुछ नहीं आता, मतलब भाई कॉन्सेप्ट नहीं इतना कुछ आपने आपका हो गया कि भाई हमारे तो सारे अनुच्छेद याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा संबंध तो ध्यान रख सकते हो ना इनका। अब आपको पता है कि अनुच्छेद 78 है और 78 की अपन बात करें तो ये तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से संबंधित प्रधानमंत्री कर्तव्य है। 78 में क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। तो ये वाली बात कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर ये फिर से एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब बात आती है 148 और 124 की। तो आपको पता है कि सीधा ही अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो 124 से क्या है, 100, तो बच्चा कौन सा है, ये वाला ही तो बच्चा है। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेमवर्क, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सरकार की बात हो रही है, केंद्र सरकार की, और फिर उसके भी अध्याय आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे ना अपन तो ये पूरा कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मूल अधिकार पढ़े, क्या पढ़ लिए, मूल अधिकार सबको पता है। अब मान लो मूल अधिकार का प्रश्न आ गया, अनुच्छेद का प्रश्न थोड़ा सा टफ मानते हैं अपन कि भाई याद नहीं रहते, तो अगले ने सीधा प्रश्न पूछ लिया कि 14 वर्ष से कम की आयु के 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को बाल श्रम नहीं करा सकते, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, संविधान की किस अनुच्छेद में। अगर ऑप्शन में सीधा अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए, आपको कह दे कि 18, 24, 22, 21, अब ऐसा भी लग रहा है कि सारे एक दूसरे के एकदम पास पास है और आप लोगों को बता रखा है कि भाई स्पष्ट रूप से पता है कि समानता का अधिकार हमने पढ़ा था 14 से 18 के बीच में। तो यहाँ समानता की तो कोई बात ही नहीं हुई। समानता में तो 5 ही बातें हैं, या तो कानून के सामने समानता है, या समाज के साथ समानता है, या लोक नियोजन में अवसर की समानता है, या छुआछूत हटाएंगे तो समानता लेके आएंगे, उपाधि हटाएंगे तो समानता लेके आएंगे। तो ये तो प्रश्न ऐसे ही कैंसिल, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बात हुई है किसकी, बालकों बाल श्रम नहीं करा सकते। अब बात करें अपन स्वतंत्रता की, दूसरा अधिकार स्वतंत्रता जो 19 से किसके बीच में बात करता है, 22 के बीच में बात करता है। हमें पता है कि ऐसी कोई स्वतंत्रता थोड़ी है ये तो क्या हो रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है कि शोषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। और शोषण किया जा रहा है तो अपने को पता है कि हमने स्वतंत्रता में क्या पढ़ा था, 19 में बोलने की आजादी देखी थी, और 20 में आप दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देखे थे, 21 में आपकी प्राणवधि की स्वतंत्रता थी, और 21 का में आपको शिक्षा का अधिकार था, और 22 में आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण था। पता हो गया। ये 2-3 ये चीजें सीधी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बचा कौन सा है, 24। तो ये बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे आपके पेपर में, 2-4 प्रश्न ऐसे आ ही जाएंगे आपके, ऐसे ही हल होंगे वो प्रश्न। इसको बोलते हैं रिजेक्शन टू सिलेक्शन। जो नहीं आ रहा है, जो नहीं पता है ना, उसको हटाओ और उसके बाद में उत्तर अपने आप आ जाता है। अपन क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कभी,
सब कुछ अच्छा ही हुआ है। अपन क्या करते हैं, पूरे प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते और दिखते ही उसका क्या कर देते हैं, उत्तर कर देते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसका लिखा, उसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा रहता है नहीं। हाँ हाँ, नहीं पढ़ते, या फिर कुछ और बात नहीं पढ़ते अपन। वो प्रश्न में कुछ और बातें भी होती है, क्योंकि जो जो चीज सबसे ज्यादा याद रहती है वो सबसे ऐसे प्रश्न आते हैं ना, ये प्रश्न उसी के सही होते हैं जो पेशेंस के साथ करता है। और जो जल्दबाजी करेगा ना ऐसे प्रश्नों को क्या कर पाएगा, वो गलत ही करेगा। और अधिकतर मैंने देखा है ऐसे इंटेलिजेंट लोगों के प्रश्न गलत होते हैं, और हर पेपर में 1-2% ह्यूमन एरर की वजह से होते ही है ऐसे। ठीक है ना, कई बार खुद को ऐसे पता लगता है कि यार अपन इतना कुछ अपने को आता है, ये प्रश्न अपना गलत कैसे हो सकता है, और हो जाता है, वो सामान्य सी बात है। लेकिन इसमें क्या चाहिए, पेशेंस। अगर वो डेवलप हो गया आप में तो जरूरी भी है, आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना उसमें पेशेंस तो बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक जल्दी से किसी के क्या बनो, बुराई मत करो किसी की, आलोचक बनो, आलोचना कर दो, और आलोचना में अच्छाई और बुराई दोनों आती है। और एक किसी के फैन मत बनो, क्या मत बनो, किसी के फैन बन जाते हैं ना, हाँ कि मैं उसका फैन हूँ, हाँ फैन मत बनो। आदर्श मान सकते हो किसी को आप, और आदर्श में आदर्श बातें ही आती है, और फैन में बुरी और अच्छी दोनों बातें आती है। और कोई जरूरी नहीं है जो आपका, आप जिसके फैन हो उसमें सारी अच्छाइयाँ ही हैं, उसमें बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, और हर इंसान में बुराइयाँ हैं, कितने भी बड़ा आदमी हो चाहे। आइडल मान सकते हो, आइडल में केवल और केवल वही बातें आती हैं जो आपके हित में होती है। अगर जब बुराई की बात आती है तो आपको पीछे नहीं हटना है, वहां पर आलोचना कर देनी है, क्रिटिसाइज कर देना है उसको। तो हम तो ये आपका जो जो विषय जो अपन पढ़ रहे हैं ये तो पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा पोर्शन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं अपन, राज व्यवस्था बोलते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा अगर सब्जेक्ट देखें तो हर आदमी की आलोचना हुई है, इसका नाम ही आलोचना है। सब्जेक्ट को अगर देखें तो इसमें हर जगह आलोचना हुई है। प्लेटो अरस्तु कर रहा है, अरस्तु किसी और की कर रहा है, कोई होब्स थॉब्स की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई मील किसी की कर रहा है, ठीक है ना, जॉन रोल्स किसी की कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को पछाड़ा है और कभी पीछे नहीं हटे। अब जैसे अपन बात करें तो यहाँ पर अरस्तु ने कहा है कि स्त्रियों को विशेष दर्जा नहीं दिया है, कि इनका जन्म ही शोषण होने के लिए हुआ है। और बाद के लोगों ने, नारीवादियों ने जबरदस्त गालियां निकाली है प्लेटो को कि सत्यानाश हो तेरा, तूने पूरे एक सिस्टम का कबाड़ा कर दिया। ठीक है ना, और एक बहुत बड़ी नारीवादी हुई है सिमन द बोवेवार, उसने कहा कि नारी होती नहीं है, समाज के द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं ये सब्जेक्ट अपना है, ये है ही इस पर आलोचना पर है। तो क्रिटिसाइज करो किसी को, और आपको करनी भी है, और बैलेंस बना के करनी है। ऐसी नहीं है कि किसी एक को पकड़ लिया और उसको खींच दिया मीटर, और अगला भी आपका मीटर खींच दिया, मान लो अगला उसका समर्थक हो तो, ठीक है ना, किसी की विचारों का पता थोड़ी चलता है कि भाई आप 3 जने बैठे हो और मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या विचार है, वो आपके अपने विचार हैं। और दुनिया में ऐसा है ही नहीं भाई, खुद के विचार जो है। एक व्यक्ति का नाम सुनते हो, वाल्तेर का, एक सर मैं एग्जांपल देता हूं इनका। वाल्तेर, इन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक आपके विचारों का सम्मान करूंगा, लेकिन जरूरी नहीं मैं आपके सारे शब्दों से सहमत हूं, आपके सारे विचारों से सहमत हूं। मतलब ये अभिव्यक्ति की आजादी दे रहे हैं, आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं आप जो कहोगे वो मानूं। आपको अधिकार है बोलने का, आप बोलो, लेकिन आपकी सारी बातें मानूं या ना मानूं वो मेरा खुद का विचार है, वो मेरी खुद का दृष्टिकोण है, एप्टीट्यूड है मेरा ये खुद का। ठीक है, तो यही बात है। दैनिक भास्कर वाले, राजस्थान पत्रिका वाले हमेशा ऊपर हेडलाइन में छापते, लिखते हैं आगे वोल्टेयर, ऐसा। तो रोज एक विचार आता है वहां पर, और उस विचार को पकड़ना चाहिए हमें कि अगला क्या कह रहा है। हाँ हाँ, इनकी भी आती है, जैसे 2-4-5 दिन पहले रतन टाटा की आई थी ना। ठीक है, अवसर खुद को बनाने पड़ते हैं, अवसर मिलते नहीं है। और मौका अगर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर हमेशा निकलता ही चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास गोल्डन चांस है, घर वाले हमारे पर ये सारी चीजें थोप रहे हैं, मतलब अपने अपने ऊपर थोप नहीं रहे हैं। अब अपने को स्वतंत्र छोड़ रखा है कि आपका काम एक ही है, आपका निश्चित कर्तव्य एक ही है, अच्छे से क्या करना, शिक्षा ग्रहण करना। और फिर उसको समाज में बोलते हैं ना कि गुणों को नहीं, और हमारे समाज में गुणना क्या है, नौकरी लगना है। कपड़े तो गुणों ही, लेकिन गुणों को नहीं, और वो गुणना क्या है, नौकरी लगना है।
और मैंने अक्सर देखा है जो ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, उनको ऐसे जूझते हुए देखा है समाज और पढ़ाई के बीच में। वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते, बहुत कोशिश करते हैं वो साबित करने की, लेकिन साबित, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज बहुत है उनके पास, लेकिन वो पता नहीं उनका नॉलेज वो कैसे काम नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे लोग खोज में ज़्यादा रहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताऊं अपनी कॉलेज की, एक प्रोफेसर थे, वो शायद नवलगढ़ साइड के थे, आप में से कोई जानता है तो पता नहीं मुझे, फिजिक्स के थे, एचओडी हमारे टाइम में, बाद में रिटायरमेंट हो गए थे, जिनका नाम था जिड्डी रेवाड़, जिड्डी रेवाड़। वो बताते थे कि हमारे साथ एक स्टूडेंट था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो, मतलब नई नई, मतलब इतना जबरदस्त दिमाग वाला आदमी था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन वो क्या करता, उसकी कमी क्या थी, हर इंसान की एक कमी होती है, उसकी कमी ये थी कि जो क्वेश्चन उसको आते थे ना वो तो करता नहीं था। वो तो ये सोचता था कि क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं, और उसी में उलझ जाता था, जो जो उसको नहीं आता था ना उसमें उलझ जाता था, और उसमें उलझे रहता था, इतने में एग्जाम का टाइम पूरा हो जाता था, वो फेल हो जाता था। उसमें दिमाग में कमी नहीं थी, उसको लगभग चीजें, हमारे को सारी चीजें थोड़ी आती हैं भाई। जो यूपीएससी टॉपर करता है, मात्र 45-50% वाला स्टूडेंट जो है वो टॉप कर जाता है, तो क्या उसकी वो इतने सारे 50% में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया क्या भाई? 50% ही तो लेके आना है, और 50% उसने छोड़ दिया, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? सब कुछ है उसमें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सारी चीजें एक इंसान को आए, और ऐसा संभव है नहीं। ये चीजें जब समझ पाओगे, जब आप उस उच्च स्तर पर चले जाओगे ना एकदम, उसमें आपको ये पता लगने लग जाएगा कि वास्तव में मेरा नॉलेज तो एक तिनके के समान है, दुनिया में बहुत ज्यादा नॉलेज है। और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, विद्वान लोग हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं अभी भी इस सब्जेक्ट का क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ मैं। और जो अजल गगरी छलकत जाए ना, वो कहते हैं कि मेरे लेवल को और मेरे बराबर को तो कोई है ही को नहीं। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हो सकता है कि ये चीजें मैं बता रहा हूँ, इन चीजों में से मुझे भी कोई चीज नहीं आती हो, ठीक है ना, लेकिन आपके जो विचार है, आपकी जो अपेक्षा है, उन पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास जारी है। तो बातें वही है। अपन बात करते हैं वापस अनुच्छेद 32 की, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अपने को अनुच्छेद केवल एक ही देखना है, 32, और इसमें लिख लेते हैं अपन जो बात है इसमें। लिखो, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिखो, भारतीय संविधान की पहले तो ये हेडिंग लगा लो, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिखो अनुच्छेद 32, लिखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित उपचारों का प्रावधान किया गया है। क्या लिखा है मैंने? उपचारों का अधिकार है, एक मिनट देना मुझे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों से संबंधित उपचारों का प्रावधान किया गया है। उपचारों का प्रावधान किया गया है, किया गया है। संविधान निर्माताओं ने ऐसे बोलोगे ना तो मैं फिर लिखा नहीं पाऊंगा। हाँ, क्योंकि फिर मुझे ही नहीं पता चलता कि मैंने क्या लिखा दिया, क्या लिखाना है आगे। इससे लैंग्वेज खराब होती है ना। साथ में मत बोला करो, है ना। अब कई बार इतना ही तो याद रहता है मेरे को। ठीक है ना, तो फिर वो कहानी गड़बड़ा जाती है। ठीक है ना, क्या लिखा है मैंने? संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक उपचारों को संवैधानिक उपचारों को संवैधानिक उपचारों को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है। मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है। मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि बिना उपचारों के बिना उपचारों के बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं है। मौलिक अधिकार जब तक नहीं है, मौलिक अधिकार जब तक केवल संवैधानिक घोषणा ही है। मौलिक अधिकार जब तक केवल संवैधानिक घोषणा ही है, संवैधानिक घोषणा ही है, फिर से बोल रहा हूं मैं, मौलिक अधिकार जब तक केवल संवैधानिक घोषणा ही है, तब तक उपचार की व्यवस्था ना की गई हो। गजेंद्र गडकर। अनुच्छेद 32 प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिलाएं प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। डॉक्टर BR अंबेडकर अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा या हृदय है। संविधान की आत्मा या हृदय है। एक थोड़ा सा विस्तारपूर्ण स्टेटमेंट और लिख लो अंबेडकर का।
लिखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 9 दिसंबर 1948 को 9 दिसंबर 1948 को 9 दिसंबर 1948 को, वो 46 वाली नहीं है, 48 वाली है, 1948 को संविधान सभा में कहा कि संविधान सभा में कहा कि संविधान सभा में कहा कि अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि हृदय भी है। संविधान की आत्मा ही नहीं बल्कि हृदय भी है। हृदय भी है। हृदय भी है। और मुझे हमेशा इस बात की खुशी होगी, और मुझे हमेशा इस बात की खुशी होगी और मुझे हमेशा इस बात की खुशी होगी कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों ने इसकी महत्ता को समझा, इसकी महत्ता को समझा, को समझा। ठीक है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान का आत्मा ही नहीं क्या है, हृदय, और मानव शरीर का हृदय एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे काम करता है, बाकी सारे अंग क्या कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। और इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 32 हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। बिल्कुल, आपातकाल की स्थिति में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, आपातकाल में आपातकाल में इसको निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल में सबसे पहले 19 निलंबित होता है। आपने सही कहा, अनुच्छेद 20-21 आपातकाल में निलंबित नहीं होते। यानी कि हृदय, इसको कहने का मतलब है शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है ना हृदय। ठीक, इसका जो 24 घंटे क्या रहता है, एक्टिव, आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़ के। ठीक है ना, आपातकाल की परिस्थितियां कुछ और हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपातकाल में आज तक सबसे पहले जो प्रहार किया गया है ना, वो अनुच्छेद 19 पर किया गया है, और उसके एवज में बहुत बहुत बड़े मतलब कहने का मतलब है कि जेलों को भरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, और अनुच्छेद 19 पर तो सबसे पहले अलग से इसको आवश्यकता नहीं है उस घोषणा करने की, हटाने की। अगर इसके अलावा और हटाने हैं तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, घोषणा करता है। लेकिन अनुच्छेद 19 स्वतः क्या हो जाता है, लंबित। लेकिन एक बात और है, अगर सशस्त्र विद्रोह जो शब्द था इससे पहले आंतरिक अशांति थी, इसके बाद में क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। अगर ऐसी स्थिति है तो अनुच्छेद 19 के बारे में विचार किया जाएगा, तुरंत उसको हटाया नहीं जाएगा। और 20-21 तो ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं हटाए जा सकते, किसी को प्राणवय की स्वतंत्रता आपको देनी पड़ेगी। और 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, तो उसको उसमें भी क्या दिया जाएगा, उसको अपना पक्ष रखने का क्या है, अधिकार है। ठीक है ना, ये दो कभी नहीं हटेंगे, 20 और 21, और अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होगा। ठीक है, अब देखो ये जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी करता है, 5 प्रकार की। उन रिटों के बारे में अपन देखते हैं, एक दो बातें और लिख लेते हैं। लिखो, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्राचीर या दीवार भी कहा है, प्राचीर ऑब्लिक दीवार भी कहा है। ठीक है ना, अच्छा एक बात और, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को लेके बहुत सारी बातें कही है।
एक बात ये भी कही है उन्होंने कि अगर मुझे पूरे संविधान में से अगर किसी एक अनुच्छेद को चुनना होना तो बेझिझक मैं कौन से अनुच्छेद को चुन लूंगा? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो लिखो इस बात को। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि मुझे यदि मुझे यदि संविधान के मुझे यदि संविधान के सभी अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद चुनना हो, सभी अनुच्छेदों में से यदि एक अनुच्छेद चुनना हो तो वह 32 है, तो वह 32 है, जिसके बिना संविधान प्रभावहीन है, जिसके बिना संविधान प्रभावहीन है। ठीक है, अगली बात लिखोगे, लिखो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय आदेश, निर्देश और रिट जारी करता है। तो भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या जारी करती है? रिट जारी करती है। क्या और कोई न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है क्या? कर सकता है, यदि संसद उनको क्या दे दे, ऐसी जिम्मेदारी सौंप दे। बिल्कुल, संसद कानून बना के किसी अन्य कोर्ट को भी आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। बल्कि फिलहाल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो ही ऐसे हैं जो क्या जारी करते हैं? रिट जारी करते हैं। ठीक है ना, लिखो इस बात को। संसद संसद रिट जारी करने की शक्ति, संसद रिट जारी करने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति रिट जारी करने की शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है। अगली बात लिखोगे, संसद ने ऐसा कोई कानून बना के ऐसा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दायित्व सौंपा नहीं है किसी न्यायालय को। ठीक है ना, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 32 और 226 के तहत वो है ही है, इसके अलावा किसी और कोर्ट को कहा नहीं गए। लेकिन और कोर्ट अगर बात करें तो और कोर्ट निचले कोर्ट बसते हैं, जैसे जिला न्यायालय, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हैं लोअर कोर्ट, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, जो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो है वो हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। ठीक है ना, संसद कानून बना के उनको भी ये दायित्व सौंप सकती है। अच्छा, एक बात और कही गई है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि अगर इसका निलंबन करना है तो संविधान में जो वर्णित है ना, वर्णित प्रावधान है, इनके आधार पर ही किया जा सकता है। वरना नहीं किया जा सकता।
यानी कि अनुच्छेद 32 में खुद में इसमें टोटल 4 धाराएं हैं और धारा 4 ये कहती है कि इसका निलंबन किया जा सकता है। ठीक है ना, संविधान में वर्णित आधारों पर ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। लिखो इस बात को, अनुच्छेद 32 का निलंबन, अनुच्छेद 32 का निलंबन, अनुच्छेद 32 का निलंबन संविधान में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त, संविधान में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता, वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब देखो अनुच्छेद 32 जो है अनुच्छेद 32(1) ये कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको बनाया गया है? न्यायालय को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? न्यायालय को। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय पांच प्रकार की रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32(3) ये कहता है कि संसद अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। और अनुच्छेद 32(4) क्या बताता है? निलंबन। लिख तो ऐसे कैसे इनको, ठीक है ना। रिट जारी करने की शक्ति 32(2) में संविधान का रक्षक या मूल अधिकारों का रक्षक किसको बताया गया है? न्यायालय को। और संसद अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। और 32 में क्या है? निलंबन।
लिख लिया ही। अब अपने को पढ़ना है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की, 5 प्रकार की रिट। पांच प्रकार की रिट है, देखते हैं। पहले तो रिट का नाम देखेंगे, ठीक है। और हमने इनकी लैटिन नाम रखे हैं, लैटिन नाम संविधान में। कैसे नामों को रखा है? लैटिन नामों को रखा है, अंग्रेजी नामों को नहीं रखा। फिर इनका शाब्दिक अर्थ, अर्थ क्या है? सबसे पहली जो रिट है उसका अगर नाम देखें, जिसको अपन बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं अपन हेबियस कार्पस। क्या बोलते हैं? हेबियस कार्पस। और इसका अर्थ है शाब्दिक से शरीर प्रस्तुत करना। क्या करना? शरीर प्रस्तुत करना। दूसरी जो रीट है उसको बोलते हैं परमादेश। इसको बोला जाता है मेंडेमस। क्या बोलते हैं? मेंडेमस। लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? और इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। सबको पढ़ेंगे अलग अलग। पहले इनका शाब्दिक अर्थ लैटिन नाम वो देख लेते हैं। फिर है प्रतिषेध। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। क्या है? रोकना। और ये सामान्यतः न्यायालय से जुड़ी हुई रिट है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो न्यायालय आते हैं वो अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले को सुनते हैं तो उन पर रोक कौन लगा देता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन सी के तहत? प्रतिषेध के तहत। चौथी है जिसको आप बोलते हो उत्प्रेक्षण। क्या बोलते हो? उत्प्रेक्षण। और उत्प्रेक्षण को बोलते हैं सरसियोरी। और जिसका सामान्य अर्थ है प्रमाणित करना। क्या करना? प्रमाणित करना। ठीक है। पांचवी है उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसको बोलते हैं कोहो वारंटो। को वारंटो, को वारंटो। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। किस अधिकार क्षेत्र से। ये ऐसे कैसे लिख दो आप। इनकी लैटिन नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में सीधा छपता है ऐसे कैसे देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। और अपने को पता चलता है मेडिमस क्या था, पढ़ा ही नहीं था हमने तो। हमने क्या पढ़ा था? परमादेश पढ़ा था। देवनागरी लिपि में सीधा छाप देता है ऐसे कैसे, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे
याद रखना है। हाँ? उत्प्रेक्षण, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। उत्प्रेक्षण लिखा हुआ नहीं आता, होता ही है, ये मेरा मिस्टेक है ये, ठीक है ना, बोला सही था, लिखा गलत है, उत्प्रेक्षण। ठीक है, एक नंबर हेडिंग लगाओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें लिखो, जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है, उसमें यह निर्णय देता है कि बंदी व्यक्ति को शरीर सहित उपस्थित किया जाए। ठीक है, लिखो,
नोट लगा के लिख दो, यह रिट निम्नलिखित परिस्थितियों में, यह रिट निम्नलिखित परिस्थितियों में जारी नहीं की जा सकती। जारी नहीं की जा सकती। एक नंबर बात, जब व्यक्ति को कानूनी रूप से बंदी बनाया गया हो, जारी नहीं कर सकते। जब व्यक्ति को कानूनी रूप से बंदी बनाया गया हो, कानूनी रूप से बंदी बनाया गया हो। दूसरी बात, जब व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के द्वारा बंदी बनाया गया हो, जब व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के द्वारा बंदी बनाया गया हो। अगली बात, जब मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। समझ गए इस बात को? कैसे? सुप्रीम कोर्ट से भी बाहर हो सकता है मामला, कोई सेना का मामला हो, ठीक है ना, सेना के कोर्ट होते हैं ना अलग, उससे भी अगर अलग का मामला हो तो भी ये मामला जो है, कहते हैं ना कि सेना अपने कैदियों को वहां रखता है। सेना में भी ऐसा होता है ना, सेना के खुद की क्या है, कोर्ट है उनके, ठीक है ना, मार्शल लॉ लागू होता है, ठीक है ना। तो अगर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो भी ये रिट जारी नहीं कर सकते हो। और चौथी बात खास, विधायिका और न्यायालय की निर्णय की अवमानना अगर किसी ने की है तो लिखो, विधायिका हाँ, जब विधायिका नहीं, चौथी बात इसी में लिखनी है, जब विधायिका एवं न्यायालय की अवमानना के लिए बंदी बनाया गया हो, विधायिका एवं न्यायालय की अवमानना के लिए बंदी बनाया गया हो। अगला लिखोगे, एडीएम जबलपुर, एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला वाद 1976। एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला वाद 1976, ठीक है ना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जबलपुर का मामला था, और इस मामले को हेबियस कॉर्पस मामले के नाम से भी जानते हैं। बस इतना ही प्रश्न आया है इसका। प्रश्न क्या पूछा गया है, हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से किस वाद को जाना जाता है? तो एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला 1976 लिख लो। इस वाद को ये लिखो, इस वाद को हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता है।
लिखो, इस वाद को हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली, परमादेश। हेडिंग लगाओ 2 नंबर, परमादेश। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये मामला है ना, ये 1975-76 का, आपको पता होगा, आंतरिक अशांति 25 जून 1975, ये डेट पूछी जा चुकी है आपकी प्री 2016 वाले में, देखना आप पेपर कब लगाया था, 25 जून 1975। भारतीय लोकतंत्र की काली रात के नाम से इसको जाना जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री कौन थी बाद में, फखरुद्दीन। सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने का आदेश भी इन्हीं के, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन पूछ रखा था किस प्रधानमंत्री काल में, ऐसे प्रश्न पूछा गया था शायद। हाँ, क्या पूछ रखा था, के आर नारायण ही थे। पढ़ा है वो, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो दूसरा नंबर किसका आता है, इनका आता है, के आर नारायण का। ठीक है ना, ये शायद 10वें नंबर के थे, दलित, ठीक है ना, 10वें नंबर पर थे ये। और के आर नारायण कम ही रहा है, नहीं पूरा रहा है इनका कार्यकाल, के आर नारायण का 5 साल का। फखरुद्दीन अली अहमद का कम रहा है, उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। भारत के 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, दोनों की जो है मृत्यु है वो पद पर रहते हुए हुई थी। ठीक है ना, शायद इनका कार्यकाल जहाँ तक मुझे याद है वो शायद 69 से 74 की, 71 की, 72 73 के आसपास था, 73 तक था, क्योंकि 1971 वाली जो युद्ध हुआ था उस दौरान ये थे। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना 1971 वाला, इस दौरान थे ये। ठीक है ना, दूसरी किसकी जगह ली, कैसे, वो वीवी गिरी थे, उस समय उपराष्ट्रपति थे। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति थे उस समय, और फिर वो क्या बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। फिर वो भी पद छोड़ देते हैं, उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और फिर कार्यवाहक क्या बनते हैं। उस समय एक बहुत बड़ी नौबत आ गई थी कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 70 में कह रखा है कि राष्ट्रपति पद मुक्ति से या पद रिक्ति से संबंधित जो कानून बातें जो भी होगा वो जरूरत के हिसाब से देखी जाएगी। तो जब राष्ट्रपति का पद ही नहीं था, राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति नहीं थे, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या बनेगा, कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब अपने पद पर नहीं रहेंगे, और सारे सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं जो मिलेंगी वो किसके रूप में मिलेंगी, राष्ट्रपति के रूप में उनको मिलेंगी। ठीक है, लिखो परमादेश में। मैं क्या बता रहा था, 75 की बात बता रहा हूँ, जबलपुर वाला मामला था ना 1976 वाला। ये मामला कोर्ट में कब रखा, ये कोर्ट में रखा गया था कि जो एडीएम थे ना जबलपुर के, इनके द्वारा या इनकी आदेश पर जो मीसाबंदी थे ना 1975 वाले, मीसा कानून के आंतरिक सुरक्षा वाला कानून जो था, उसके तहत इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके एवज में लगाया था ये मामला, कोर्ट में ये मामला तब रखा गया था। ठीक है ना, सामान्यतः ये मीसाबंदियों से संबंधित मामला है, लेकिन इसको आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको किस वाद नाम से जानते हैं, हेबियस कॉर्पस वाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखो अगली बात, परमादेश लिखो, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, लिखो, नेक्स्ट लाइंस लिखना है। जब कोई लोक सेवक, जब कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे,
जब कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, जिनसे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, तब सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी करता है। जारी करता है। जैसे कुछ चीजें लिख लो इसके बारे में। अच्छा, एक बार प्रश्न आया था कि कौन सी न्यायालय की कौन सी रिट जो है वो निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है? किसको बनाती है? परमादेश। ये प्रश्न पूछा गया है अपने पुराने वाले पेपरों में, देखना आप। अच्छा, यहां से प्रश्न आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। एक मिनट भाई। पहली बात, यह रिट केवल, लिखो, यह रिट केवल, जैसे में लिखना है 1 नंबर, यह रिट केवल लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाएगी। यह रिट केवल लोक प्राधिकारियों, ऐसे लिखना है। लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाएगी। अगली बात, यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है। निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है। क्या यह रिट निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है? क्या आपने पहला क्या पढ़ा है? आपने पहली क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये रिट केवल लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाएगी। क्या निजी और निजी संस्था या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? क्या नहीं जारी की जा सकती। केवल लोक प्राधिकारी यानी कर्मचारियों के खिलाफ ही की जाती है। हाँ, मान लो किसी ने खेत में काम करवाने के लिए किसी को बुला लिया, ठीक है ना, और या फिर किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो जाके बैठ गए, काम करना था आपको, और आप क्या कोर्ट में चले जाओगे? क्या किसी को काम दिया था कि आपको जो है वो खेत में आज पूरे दिन क्या करना है? निनाण करना है, और वो खुद मौजूद आदमी था, जो शिक्षक था, जिसका खेत था, वो खेत में गया नहीं यार, वो सुबह चला गया यार, उसने आते ही पैसे मांग लिए, उसने जाके काम देखा नहीं, उसने पैसे दे दिए, उसको मजदूरी मिल गई उसको, और उसने काम किया नहीं, जाके बैठ के आ गया। क्या उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? क्या भाई आपने काम क्यों नहीं किया? तो निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, ध्यान रखना है। ये केवल और केवल, आपको पता होगा ये परमादेश, आपको पता होगा एक फेमस मामला था अपना राजस्थान में, 2011 का मामला था। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी, उसका रिजल्ट भी आ गया था, और 2-3 साल तक क्या नहीं दी थी ज्वाइनिंग, तो आरपीएससी को जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने परमादेश। आपको कोई अधिकार नहीं है,
रोक के रखने का। ठीक है ना। हम आदेश देते हैं कि जो भी पात्र विद्यार्थी हैं जिनका सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल और अंतिम रूप से चयन हो चुका है, उनको जल्द से जल्द क्या दी जाए, नियुक्ति दी जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये निजी व्यक्ति और निजी संस्था के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। लिखो, ये रिट निजी व्यक्ति व संस्था के विरुद्ध जारी नहीं होती। यह रिट निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं होती। क्या राष्ट्रपति अपना काम ना करे और हाईकोर्ट भी अपना काम, राज्यपाल भी कोई काम नहीं करे अपना, तो क्या जारी हो सकती है क्या रिट? ध्यान रखना है, इसमें अपवाद है, ये ध्यान रखना है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भी जारी नहीं हो सकती। बिल्कुल लिखो इसमें, यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगी। यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगी। और अगली बात है, नहीं होगी। अगली बात, यह रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भी जारी नहीं होगी। न्यायाधीशों के विरुद्ध भी जारी नहीं होगी। जारी नहीं होगी। अच्छा, एक बात और आपसे मैं पूछूं, मान लो कुछ ऐसे कर्तव्य जो विवेकाधीन हो, बाध्यकारी नहीं हो, क्या उनके खिलाफ जारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि वो नाम, विवेक नाम ही एक ऐसा है कि अपनी सुविधा अनुसार क्या किया जाएगा, उनको कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। लिखो, ये रिट विवेकाधीन, विवेकाधीन, यह रिट विवेकाधीन कर्तव्यों के विरुद्ध भी जारी, यह रिट विवेकाधीन, ऐसे लिखो। इसमें एक शब्द छिपा हुआ है, पता है क्या आपको? विवेकाधीन में क्या शब्द छिपा हुआ है? जो कार्य बाध्यकारी ना हो, विवेकाधीन होंगे वो। ठीक है ना। विवेकाधीन कार्यों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकते। हाँ, वो उत्प्रेक्षण में आ जाता है, अधिकार परीक्षा उसमें, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में। ठीक है ना, इसमें नहीं है वो। लिखो अगली बात, वे विभागीय निर्देश, वे विभागीय निर्देश, वे विभागीय निर्देश वे विभागीय निर्देश जो कानूनी, जो कानूनी बाध्यता नहीं रखते, वे विभाग के निर्देश जो कानूनी बाध्यता नहीं रखते, उनके विरुद्ध जारी नहीं होगी, उनके विरुद्ध जारी नहीं होगी। क्या संविदा कर्मियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके विरुद्ध भी जारी नहीं हो। लिखो, यह रिट संविदा कर्मियों,
अगले लिखोगे प्रतिषेध, प्रतिषेध। प्रतिषेध लिखो। यह रिट, यह रिट उच्चतर न्यायालय के द्वारा, उच्चतर न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, उच्चतर न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, विरुद्ध तब जारी की जाती है, तब जारी की जाती है तब जारी की जाती है जब वे न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें, जब वे न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें। बाहर जाके कार्य करे। ठीक है, लिखो। यह रिट, अब देखो सुनो, एक एक बड़ा अच्छा यहाँ पर एक चीज बन रही है। हमने थोड़ी देर पहले एक रीट पढ़ी थी परमादेश, वो तो निष्क्रिय को क्या बना रही थी, सक्रिय। ये एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। सक्रिय को क्या बनाती है बाद में, निष्क्रिय। कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही हो, हम ये आदेश देते हैं, जैसे मान लो कोई हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जारी करेगा प्रतिषेध और कहेगा कि आप अपने क्षेत्र में रह के काम करो, जो काम कर रहे हो उसको तुरंत इसी समय क्या कर दो, बंद कर दो, रोक दो। तो ये सक्रिय को क्या बनाती है, निष्क्रिय। लिखो, यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय बनाती है। सक्रिय को निष्क्रिय बनाती है। लिखो, यह रिट, यह रिट, यह रिट केवल न्यायिक व, यह रिट केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक, न्यायिक व अर्ध न्यायिक, न्यायिक व अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध, न्यायिक व अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। ये समझते हो क्या, अधिकरण न्यायिक या अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक अधिकरण उनको क्या, किसको बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन सजा नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, सजा। उसको क्या बोलते हैं, अर्ध न्यायिक। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है ना, सूचना आयोग है, ठीक है, लोकपाल है, ये कैसी संस्थाएं हैं, अर्ध न्यायिक है। जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, एनजीटी जानते हो क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं। और एक केट भी होता है, केट भी होता है ना एक, हाँ, वो केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना, जो क्या करता है, एक तरीके से जो जितने भी लोक सेवक हैं उनका मामला सुनता है। तो इनके विरुद्ध भी ये क्या किए जा सकते हैं, जारी। जो न्यायिक है, न्यायिक में कौन सा आ जाएगा, कोर्ट आ जाएगा। और अर्ध न्यायिक में ऐसे आ जाएंगे जो क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, केवल सलाह मशूरा का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनको सजा देने का अधिकार नहीं। जैसे मानवाधिकार क्या करता है, आपकी सहायता करता है ना, आपके मानवाधिकारों को अगर हनन हुआ है तो वो समन जारी कर सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन समन का मतलब क्या होगा, समन को क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में, समन जारी करने को कुछ और बोलते हैं, दिमाग से निकल गया।
छोड़ो जो भी है, लिखो। क्या पात्रता? ऐसा कुछ नहीं है, लिखो के विरुद्ध जारी। अगली बात लिखनी है, लिखो यह रीट प्रशासनिक यह रीट प्रशासनिक विधायी एवं निजी अधिकरणों के विरुद्ध विधायी एवं निजी अधिकरणों के विरुद्ध जारी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, लिखो जारी नहीं हो सकती। अब देखो एक बात बीच में, इसका शाब्दिक अर्थ क्या लिखा है हमने? रोकना। और मामले को रोका कब जाता है? जब मामला क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। तो ये रीट कोई भी कार्रवाई होती है उसके बीच में क्या करती है? रोक लगाती है। क्या करती है? और उत्प्रेक्षण जो है ना, देखो ये प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो है ना, वो मामला पूरा होने के बाद उसको प्रमाणित करेगा कि वास्तव में ये मामला इसी क्षेत्र का था क्या। उसके बाद में वो मामला अपने पास मंगाता है कोर्ट, और ये मामले को बीच में क्या करता है? रोकता है। लिखो ये रिट सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। सुनवाई के दौरान जारी की जाती है। अगला है उत्प्रेक्षण। अगली रीट है उत्प्रेक्षण। शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है इसका, प्रमाणित करना या सूचना देना। ठीक है ना? प्रमाणित करना या सूचना देना, ये तो देखा था क्या करना, या तो प्रमाणित करना या उसको क्या करना? सूचना देना। ठीक है ना? लिखने की जरूरत नहीं है, लिख रखा है आपने यहाँ पर। ठीक है ना? इसका शाब्दिक अर्थ देख लेना। अब देखो वही बात है, ये रिट भी उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करते हैं। ठीक है? तो लिखो इस बात को, यह रिट उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करते हैं। उच्चतर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करते हैं। लिखो उच्चतर न्यायालय यह रिट जारी करके, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, उच्चतर न्यायालय उच्चतर न्यायालय उच्चतर न्यायालय ऐसी कैसी है? यह रिट उच्चतर न्यायालय यह रिट जारी करके, यह रिट जारी करके मामलों को अपने पास मंगाता है, मामलों को अपने पास मंगवाता है। लिखो अगली बात, यह रिट सुनवाई के बाद या सुनवाई से पहले जारी की जाती है।
ठीक है ना। या तो सुनवाई से पहले मंगाई जाएगी या सुनवाई के बाद, और बीच में कौन सी मंगाई जाएगी? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ये निषेध करना, रोकना। क्या करना? रोकना। स्पष्ट पता चल रहा है। उत्प्रेक्षण का मतलब है कि या तो पहले ही और या बाद में मामले को क्या मंगवा लेता कोर्ट अपने पास। ठीक है ना। एक जुरिस्डिक्शन होता है ना कोर्ट का, एक क्षेत्राधिकार जिसको अपन बोलते हैं, उससे बाहर जाके अगर कोई काम करता है तो। अच्छा, 1991 से पहले लोक प्राधिकरण इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन 1991 के बाद में इसमें लोक प्राधिकरणों को क्या कर लिया गया है, अब उनके विरुद्ध भी ये रिट जारी होने लग गई है। लिखो, ये रिट 1991 के बाद, 1991 के बाद लोक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। लोक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है। अगली हेडिंग लगानी है, लास्ट, अंतिम अधिकार परीक्षा। लिखोगे, देखो नाम से स्पष्ट है, अधिकार, किसी को किसी के अधिकार से क्या कर देना, वंचित कर देना। मतलब क्या हुआ, जो योग्य व्यक्ति था अगर उसकी नियुक्ति करनी थी जिस पद के लिए, योग्य की ना करके किसी बिना योग्यता वाले व्यक्ति की अगर नियुक्ति कर दी जाती है, तो उस एवज में रिट न्यायालय क्या करता है, जारी करता है उसकी योग्यता की जांच हेतु। और ये रिट सामान्यतः जारी होती है। अच्छा, एक बात और, ये रिट न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है कि न्यायालय इसको जारी करे या ना करे। ठीक है ना। जैसे सीवीसी जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है ना, उसकी नियुक्ति के संबंध में हुआ था, इसके प्रयास किया गया था रिट को जारी करने का। आपको पता होगा कि जो अपने इसकी नियुक्ति जो की जाती है, एक आयोग बनता है। क्या बनता है? एक आयोग। और उस आयोग में, जिसको एक चयन समिति के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, उसकी नियुक्ति के संबंध में एक चयन समिति का गठन किया जाता है। उस चयन समिति में 3 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री उसका सदस्य होता है, प्लस जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो भी इसका क्या होता है, उसकी नियुक्ति इन तीनों लोगों द्वारा की जाती है। शायद जहां तक मुझे याद है, मेरे पूरा कंफर्म तो याद है नहीं ये चीज, ये 2015-16 में नियुक्ति के संबंध में ये रिट जारी की गई थी कि भाई नेता प्रतिपक्ष जो थे, शायद कौन थे, खड़गे साहब थे या फिर वो अधीर रंजन चौधरी थे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उनसे नहीं पूछा गया था, इसकी नियुक्ति केवल 2 ही लोगों ने कर ली थी, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वर्तमान में यही है शुरू से ही, इनके द्वारा तब ये जारी की गई थी। देखूंगा मैं इसको कब की बात है ये। लिखो इसमें, इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है, किस अधिकार क्षेत्र से। लिखो, यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई लोक सेवक जब कोई लोक सेवक जब कोई लोक सेवक बिना योग्यता के बिना योग्यता के बिना योग्यता के किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होता है, किसी सार्वजनिक पद पर आसीन होता है, तो उसकी योग्यता की जांच हेतु किसी सार्वजनिक क्षेत्र के पद पर आसीन होता है, पद पर विराजमान होता है भाई, आसीन, तब उसकी योग्यता की जांच हेतु तब उसकी योग्यता की जांच हेतु लिखो, यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है
यह रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो पद पर आसीन है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो पद पर आसीन है, न कि नियुक्ति करने वाले के विरुद्ध। समझ गए ना इस बात को? न कि नियुक्ति करने वाले के विरुद्ध। क्या किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए और उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है क्या? मंत्री तो अपने विवेक से बनाया जाता है, वो तो प्रधानमंत्री के विवेक पर काम करता है, सारा कुछ वो लिस्ट बनाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, ये मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं होगी। लिख लो इस बात को नोट लगा के। ये रीट मंत्री के कार्यालय, ये रीट मंत्री के कार्यालय, मंत्री के कार्यालय एवं निजी कार्यालय के, एवं निजी कार्यालय के, निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है। और एक खास बात और लिख लो, यह रीट न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। यह रीट न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। अर्थात न्यायालय जारी करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात न्यायालय जारी करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है। तो अपना पूरा तो हुआ नहीं है, बाकी रह गया। पहले तो कंपेयर करवाऊंगा आपको थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा अपने को बात किसकी करनी है, अनुच्छेद 33, 34 और 35 की भी थोड़ी थोड़ी बातें करनी है। और साथ में हमने ये भी देखना है फाइनली कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है और कौन से व्यक्तियों को प्राप्त है। फिर इनका आपातकाल के साथ संबंध क्या है वो भी देखना है, ठीक है ना। तो वो चीजें शायद आधा एक घंटा का मामला अपना मूल अधिकार, बहुत बड़ा पोर्शन था ये, और ये पोर्शन अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। और एक बड़ा पोर्शन आपका राष्ट्रपति वाला है। और जितने भी आयोग है ना, कार्य प्रगति पर है। आयोग में मैंने आपके निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के अलावा आपके जो एक जो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक है वो, और इसके साथ साथ सीवीसी आपके सतर्कता आयुक्त है, सेंट्रल विजिलेशन कमीशन, और इसके अलावा आपके नीति आयोग भी है सिलेबस में। तो ये 4 आयोग आपके टाइप हो चुके। मैटर तैयार हो, पीपीटी के रूप में आपको बताया जाएगा, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। जो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती वो पूछ लियो कि ये चीज़ क्या है, इसका अर्थ क्या है वो, ठीक है ना। और रही बात आपके 2 आयोग और बचते हैं, उसके बाद में 3 बचते हैं, टोटल 7 आयोग हैं आपके केंद्र वाले। 3 आयोग कौन कौन से? लोकपाल हो गया, और एक आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, और एक राष्ट्रीय सूचना आयोग हो गया। और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द 15 या 20 जनवरी से पहले पहले आयोग आपको करवा दूँ मैं, ठीक है। बाकी अपना चल ही रहा है।